हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनु सर में। तो दोस्तों, रोमांटिक पोएट की सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है। एलिजाबेथन पोएट विलियम शेक्सपियर को कंप्लीट कर लिया है और हमारे चारों इम्पोर्टेंट रोमांटिक पोएट्स विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीबी शेले एंड चार्ल्स लैम्ब को हमने कंप्लीट कर लिया और उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आज से दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे विक्टोरियन पोएट्स। हमारे चार इंपॉर्टेंट विक्टोरियन पोएट्स हैं हमारे पीजीटी के सिलेबस में: चार्ल्स डिकेंस, मैथ्यू अर्नोल्ड, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एंड थॉमस हार्डी। तो इसी सीरीज में आज चलिए स्टार्ट करते हैं चार्ल्स डिकेंस को। इनका जन्म Feb 7, 1812 को हुआ और इनकी डेथ जून 9, 1870 को हुई। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द नेम ऑफ मिस हैविसम्स मेनर इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस? बताइए दोस्तों, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? मैं आपको करेक्ट ऑप्शंस बताता चलूंगा। तो ऑप्शन ए, सेटिस हाउस इज द राइट ऑप्शन। ए इज द राइट ऑप्शन। वी विल सी द explanation of each and every question also. Satis House is the name of Miss Havisham's manor in Great Expectations. Great Expectations 1861 is Dickens' novel, weekly serial in all the year around December 1, 1860 to August 3, 1861. This novel can be called Bildungsroman, deals with the formative year of Philip Pirrip, in short Pip, who is the narrator. The setting place of the novel is in Kent and London, mid-19th century. It is a story of Pip, an orphan who lives with his sister, Mrs. Jo Gargery, and works with his brother-in-law, Mr. Joe Gargery. Miss Havisham's attempt to stop time is shown as the symbol of the stopped clocks at Satis House. तो दोस्तों, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में फिलिप पिरिप एक अनाथ बच्चे की कहानी है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सैटिस हाउस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन। Which of the novels given below does not fall under the category of Gothic novels? इनमें से कौन सा नॉवेल गॉथिक नॉवेल्स की कैटेगरी में नहीं आता है? गॉथिक नॉवेल दोस्तों थोड़ा सा भूतिया चीज़ों को उसमें बताया जाता है। दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, द पिकविक पेपर्स इज नॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ गॉथिक नॉवेल्स। तो द पिकविक पेपर्स गॉथिक नॉवेल की कैटेगरी में नहीं आता है। ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। The given novel, The Pickwick Papers, does not fall under the category of Gothic novels. This was Charles Dickens' first novel, known as the posthumous Papers of the Pickwick Club, first published serially from 1836 to 1837 under the pseudonym Bodge, and in book form in 1837. The other given novels belong to Gothic novel written by The Castle of Otranto, होरेस वॉलपोल का है। The Moor, लाउरी आर किंग का है। The Old English Baron, क्लारा रीव का है। Hence the correct answer is option A. तो पिकविक पेपर्स दोस्तों गॉथिक नॉवेल्स में नहीं आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। What is the name of the father of Estella in the novel Great Expectations? Great Expectations में एस्टेला के फादर का क्या नाम है? तो बताइए आप लोग, थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैगविच। ए इज द राइट ऑप्शन। एस्टेला के फादर का नाम है मैगविच। Abel Magwitch is the name of the father of Estella in the novel Great Expectations 1861. Written by Charles Dickens, Estella Havisham, in simple known as Estella, a significant character like the protagonist Philip Pirrip, nicknamed Pip. दोस्तों, आप जब भी किसी वर्क का नाम पढ़ें तो उसके साथ उसका ईयर भी पढ़ें ताकि आपको ये रट जाए बिल्कुल।
आपने देखा होगा वीडियोस में मैं वर्क के साथ उस ईयर का भी नाम बोलता हूं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अभी इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा और बचा हुआ देख लेते हैं। Abel Magwitch is a fictional character and escaped convict who plays a major role in the growth and development of Philip Pirrip in the novel Great Expectation 1861. Hence the correct answer is option A. तो मैगविच स्टेला के फादर का नाम है मैगविच, एबेल मैगविच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। A Tale of Two Cities by Charles Dickens is about the following two cities. तो दोस्तों A Tale of Two Cities में लंदन और पेरिस की बात की गई है। बी इज द राइट ऑप्शन। दोस्तों मैं चाहूं तो केवल आपको ऑप्शन बताता चलूं, लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब तक एक्सप्लेनेशन आप नहीं देखेंगे तो आपको इंटरनल क्वेश्चन नहीं पता चलेंगे। इसलिए भले आपको बोरिंग लगता हो, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ता हूं, और अगर आपको अपनी अच्छी तैयारी करनी है तो पेशेंस के साथ एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिए। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। A Tale of Two Cities is a novel by Charles Dickens that was first published in 1859. The story is set in London and Paris before and during the French Revolution. The novel tells the story of the French Dr. Manet, his 18-year-long imprisonment in the Bastille in Paris, and his release to live in London with his daughter Lucy, whom he had never met. The story is set against the conditions that led up to the French Revolution and the reign of terror. Thus, the correct option is option number B. Question number 5 is on your screen. Dickens' A Tale of Two Cities centers around the situation born out of. तो दोस्तों क्या सिचुएशन है बताइए आप लोग। फिफ्थ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। A Tale of Two Cities is a historical novel by Charles Dickens. The novel centers around the situation born out of the French Revolution. The novel, published in 1859, set in London and Paris. Although Dickens borrowed from Thomas Carlyle's history, the French Revolution, for his sprawling tale of London and revolutionary Paris, the novel tells the story of the French Dr. Manet, his 18-year-long imprisonment in the Bastille in Paris, and his release to live in London with his daughter Lucy, whom he had never met. The story is set against the conditions that led up to the French Revolution and the reign of terror. Hence option A is correct. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मिसेज गैम्प इज ए कैरेक्टर इन डिकेंस। बताइए दोस्तों ये कैरेक्टर डिकेंस के किस वर्क में है? 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन चुजलविट इज द राइट ऑप्शन। डिकेंस के मार्टिन चुजलविट में ये कैरेक्टर है। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। मिसेज गैम्प इज ए कैरेक्टर इन चार्ल्स डिकेंस नॉवेल द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ मार्टिन चुजलविट, considered the last of his picaresque novels. It was published serially under the pseudonym Bodge from 1843 to 1944 and in book form in 1844. In this novel, Martin Chuzzlewit, there is an apprentice architect and protagonist, Mrs. Gamp, also known as Sarah Gamp, a high-spirited old cockney, is a sketchily trained nurse midwife who is as enthusiastic at laying out a corpse as she is at delivering baby. Hence option C is correct. तो दोस्तों मार्टिन चुजलविट इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देखना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और केवल आंसर्स भी पढ़ सकते हैं। दिस इज डिपेंड अपॉन योर चॉइस, बट आई सजेस्ट दैट यू शुड रीड आल्सो द एक्सप्लेनेशंस।
if you are a serious candidate. Which of the following novels of Charles Dickens is set at the time of the Gordon Riots of 1780? तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारनेबी रज इज द राइट ऑप्शन. बी इज द राइट ऑप्शन. Barnaby Rudge novel of Charles Dickens is set at the time of the Gordon Riots of 1780. Barnaby Rudge in full. Barnaby Rudge, A Tale of the Riots of 80 is a historical novel by Charles Dickens, published serially and as a book in 1941. It was Dickens' first attempt at a historical novel. It is set in the late 18th century and presents with great vigor and understanding the spectacle of large-scale mob violence. Question number 8 is on your screen. Who among the following Dickens characters appears as a ghost? तो कौन सा डिकेंस का करेक्टर एक भूत की तरह अपीयर होता है? तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैकब मार्ले. डी इज द राइट ऑप्शन. जैकब मार्ले. Jacob Marley, fictional character, the deceased business partner of Ebenezer Scrooge in A Christmas Carol 1843 by Charles Dickens, appears as a ghost. Thus, the appropriate answer is option D. Question number 9. Who wrote a postmodern reworking of Charles Dickens' Great Expectations without altering the original title? बताइए दोस्तों 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, कैथे एकर इज द राइट ऑप्शन. बी इज द राइट ऑप्शन. Cathy Acker wrote a postmodern reworking of Charles Dickens' Great Expectations without altering the original title. Cathy Acker's Great Expectations moves her narrator through time, gender, and identity as it examines our era's cherished beliefs about life and art. Cathy Acker was an American experimental novelist, playwright, essayist, and postmodernist. Thus, appropriate answer is option B. दोस्तों मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इस एक्सप्लेनेशन की हिंदी नहीं बता रहा हूँ, केवल आप एक्सप्लेनेशन में पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपके पास इसकी डिटेल जरूर पहुंच जाए. क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन. Which of the following are examples of the examples of कंस्टलो-रोमैन? कंस्टलो-रोमैन का दोस्तों एग्जाम्पल कौन है? तो बताइए 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बी एंड डी ओनली. डेविड कॉपरफील्ड और डी है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के एक्सप्लेनेशन की ओर. Charles Dickens' novel David Copperfield and James Joyce's novel A Portrait of the Artist as a Young Man 1916 are examples of the Kunstlerroman. Kunstlerroman is a subtype of the Bildungsroman or apprenticeship novel, artist novel, which represents the development of a novelist or other artist from childhood into the stage of maturity that signalize the recognition of the protagonist's artistic destiny and mastery of an artistic craft. Thus, appropriate answer is option C. Question number 11 is on your screen. Arrange the following novels chronologically. इनको दोस्तों आपको chronologically लगाना है. तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 3, 1, 4. तो सबसे पहले कौन सा आएगा दोस्तों? 2 नंबर पे है पिकविक पेपर्स. इनका सबसे पहला वर्क था. तो पिकविक पेपर्स ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द करेक्ट chronological order of Charles Dickens novels are
पिकविक पेपर्स 1836-37 में, निकोलस निकलबाई 1838-39 में, डेविड कॉपरफील्ड 1849-50 में और ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1860 से 61 में। Thus the appropriate answer is option A. Question number 12 is on your screen. Who is considered to be the Dickens of the Elizabethan stage for his intimate knowledge of the common man? तो 12 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस डेकर इज द राइट ऑप्शन। थॉमस डेकर इज कंसिडर्ड टू बी द डिकेंस ऑफ एलिजाबेथन स्टेज। एक ही दोस्तों हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। थॉमस डेकर इज कंसिडर्ड द डिकेंस ऑफ द एलिजाबेथन एज। थॉमस डेकर was a playwright and a pamphlet writer of the Elizabethan age. The Elizabethan age, also referred to as the Golden Age of England, was a time of peace and prosperity in England. Renaissance took place between 1558 to 1603 and is named for Queen Elizabeth I. This age is also well known because of the outpouring of work from William Shakespeare. However, many other writers and artists also had significant work and success during this time. Question number 13 is on your screen. The character of Miss Havisham in Great Expectation is a study in. तो 13 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैडिज्म। सी इज द राइट ऑप्शन। मिस हैविशम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। द कैरेक्टर ऑफ मिस हैविशम इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861 is a study in sadism. Amelia Havisham is a character in the Charles Dickens novel Great Expectation 1861. Sadism दोस्तों क्या होता है? Sadism is a psychological disorder that involves deriving pleasure when imposing pain on others. दूसरों को दर्द देने में जिसको मजा आता है उसको सैडिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑन योर स्क्रीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हम्बक कास्बी इन लिटिल डॉरिटीज। तो 14 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए ऑप्शंस के हिसाब से। हम्बक कास्बी इन लिटिल डॉरिटीज, तो इसके एक्सप्लेनेशन से क्लियर करेंगे। लिटिल डॉरिट इज अ नॉवेल by Charles Dickens, published serially from 1855 to 1857, and in book form in 1857. The novel attacks the injustice of the contemporary English legal system. Humbug Casby is Flora's father and the landlord of Bleeding Heart Yard. तो दोस्तों कमीशन ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यूपीएससी एसएसबी ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया था, ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑन योर स्क्रीन। चार्ल्स डिकेंस लिटिल डॉरिट इज एन अटैक अपॉन। तो किस पे अटैक है? 15 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी is the right option. Marshalsea, the debtors' prison and the system that is responsible for its existence. Little Dorrit is a novel by Charles Dickens, originally published in serial form between 1855 and 1857. The story features Amy Dorrit, youngest child of her family, born and raised in the Marshalsea prison for debtors in London. Little Dorrit novel attacks the injustices of the contemporary English legal system, particularly the institution of debtors prison. Thus the correct answer is option number D, Marshalsea, the debtors prison. Question number 16 is on your screen. In which novel of Dickens do the characters
Gradgrind bounded by and Sissy Jupe appear. तो दोस्तों 16 का बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ये कैरेक्टर्स किस वर्क में आते हैं। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्ड टाइम्स। The characters Gradgrind, Bounderby and Sissy Jupe appear in Hard Times. It is the 10th novel by Charles Dickens, first published in 1854. The book surveys English society and satirizes the social and economic conditions of the era. Question number 17 is on your screen. What does all the clocks set at 20 minutes to 9 in Miss Havisham's room in Great Expectations symbolize? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट सिंबलाइजेस दैट मिस हैविशम डू नॉट वांट एनीथिंग टू चेंज। मिस हैविशम चीजों को बदलते देखना नहीं चाहती हैं। All the clocks set at 20 minutes to 9 in Miss Havisham's room in Great Expectations 1861 symbolize that Miss Havisham do not want anything to change. This play comes under the category of Bildung's Roman novels in which the writer focuses on psychological and moral growth of the protagonist from childhood to adulthood. Hence option C is the correct answer. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। With whom did Pip live with at the beginning of the Great Expectations? तो किसके साथ पिप रहता है? फिलिप पिरिप अनाथ बच्चा है, किसके साथ रहता है? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विद हर एल्डर सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ। तो अपनी बड़ी बहन और अपने जीजा के साथ रहता है। इन द नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पिप लिव्ड विद हर एल्डर सिस्टर मिसेज जो एंड ब्रदर इन लॉ जो गैर्जरी। हर एल्डर सिस्टर इज डिपिक्टेड एज uncaring who beats Pip regularly, while his brother-in-law is a blacksmith and his best friend. Hence option B is the correct answer. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ऑलिवर ट्विस्ट इज आल्सो नोन एज। तो ऑलिवर ट्विस्ट को दोस्तों और क्या माना जाता है 19 का। चलते हैं दोनों ऑप्शन उधर देखते हैं। तो ऑलिवर ट्विस्ट सी ऑप्शन है द ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस ऑफ ओलिवर, डी है ट्विस्ट ऑफ फेट, ई है सुटेबल फेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओलिवर ट्विस्ट इज आल्सो नोन एज द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस, इज चार्ल्स डिकेंस सेकेंड नॉवेल पब्लिश्ड एज अ सीरियल फ्रॉम 1837 to 1839 and released as 3-volume book in 1838 before the serialization ended. Question number 20 is on your screen. Oliver Twist was originally published in monthly installments in the magazine Bentley's Miscellany from. तो दोस्तों 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1837 to 39. डी इज द राइट ऑप्शन। Oliver Twist was originally published in monthly installments in the magazine Bentley's Miscellany from 1837 to 1839. It is notable for its unromantic portrayal of criminals and their sordid lives and cruel treatment. Question number 21 is on your screen. Which novel does the following quote of Dickens belong to? I care for no man on earth and no man on earth cares for me. मुझे इस पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति की परवाह नहीं है और किसी भी व्यक्ति को मेरी परवाह, इस धरती पर किसी भी व्यक्ति को मेरी परवाह नहीं है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है दोस्तों। बताइए 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग। तो अ टेल ऑफ टू सिटीज, लंदन एंड पेरिस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है।
B is the right option. I care for no man on earth and no man on earth cares for me. This line is quoted in A Tale of Two Cities by Charles Dickens. It is a historical novel set in London and Paris before and during the French Revolution. Who called Dickens the greatest of superficial novelists? तो 22 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। 22 का दोस्तों करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ई, हेनरी जेम्स इज द राइट ऑप्शन। हेनरी जेम्स। Henry James called Dickens the greatest of superficial novelists. Dickens' best-known work of historical fiction, A Tale of Two Cities, is regularly cited as the best-selling novel of all time. क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे इसमें। Who said it is the custom on the stage in all good murderous melodramas to present the tragic and comic scenes in as regular alteration as the layers of red and white inside of streaky well cured bacon? तो 23 का दोस्तों करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, चार्ल्स डिकेंस इज द राइट ऑप्शन। ई इज द राइट ऑप्शन। Charles Dickens said, "It is the custom on the stage in all good, murderous melodramas to present the tragic and the comic scenes in as regular alternation as the layers of red and white in a side of streaky, well-cured bacon." Dickens set the stage for those of rhythms in his 1838 novels text Oliver Twist. चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 की ओर। Question number 24 is on your screen. Dickens caricatured utilitarian thinking with telling directness in his portrayal of, तो ऑप्शन बी, थॉमस ग्रेडग्रिंड इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। बी इज द राइट ऑप्शन। Dickens caricatured utilitarian thinking with telling directness in his portrayal of Thomas Gradgrind. Thomas Gradgrind is the first character we meet in Hard Times and one of the central figures through whom Dickens weaves a web of intricately connected politeness and characters. The opening scene in the novel describes Mr. Gradgrind's speech to a group of young students, and it is appropriate that Gradgrind physically embodies the dry, hard fact that he crams into his students' heads. The narrator calls attention to Gradgrind's square coat, square leg, square shoulders, all of which suggest Gradgrind's unrelenting rigidity. दोस्तों इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग करेंगे। Charles Dickens was the first editor of a newspaper which started in 1846. Which was it? तो बताइए दोस्तों, चार्ल्स डिकेंस was the first editor of a newspaper जो कि 1846 में शुरू हुआ, तो उसका नाम बताना है आपको। 25 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, डेली न्यूज इज द राइट ऑप्शन। डेली न्यूज इज द राइट ऑप्शन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द डेली न्यूज वॉज अ नेशनल डेली न्यूज़पेपर इन द यूनाइटेड किंगडम। द न्यूज वॉज फाउंडेड इन 1846 बाय चार्ल्स डिकेंस। ही वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ दिस न्यूज़पेपर। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने डिस्कस किए 25 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस तरह से डिकेंस पे लगभग दोस्तों हम लोग 100 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर जो वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं दोस्तों, इनको अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको 40% पेपर
में यही क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी आप एडिशनल तैयारी और करते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।